जैसा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर, कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया, उतना खुद से दूर जा रहा हूँ। शिव सवार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव सवार है मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। मैं शून्य हो रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके पास एक बार फिर से हाजिर हूं। वो तमाम सारे लोग जो पहली बार आए हैं, बिहार से आए हैं, राजस्थान से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, दूर दूर से इलाकों से मौजूद हैं यहाँ पे, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ूंगा मैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे भी आपका तारुफ करा देता हूं, जो आज इस प्रोग्राम में खास तौर से बोलने के लिए आए हैं। दीपक झा जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। जयराम विप्लव जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। भास्कर रजनीश गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से पहली बार मेरे शो में शरीक हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से, इसलिए जोरदार ताली बजा के जो परंपरा है यहाँ की उसका निर्वाह किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी से कुछ देर में शरीक होंगे। एहसान अब्बासी साहब पसमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी कुछ देर में मौजूद रहेंगे। सूर्या मैथिल हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी अता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफी साहब। और हमारे साथ अमित श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक मौजूद। बातचीत का सिलसिला जोड़ूं उससे पहले जो दो चार हाथ लोगों ने उठाए मैं उनसे बात करूंगा, उसके बाद बातचीत जोड़ूंगा सिलसिला। जी कहां से आना हुआ आपका? आई एम फ्रॉम बिहार। आई एम फ्रॉम बिहार। थोड़ी बहुत तो आती है मुझे, लेकिन ज्यादा देर नहीं अंग्रेजी सस्टेन कर सकूंगा, इसलिए हिंदी में चलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना? कहाँ से है बिहार में? मिथिला क्षेत्र से आते हैं, जहाँ से दीपक झा जी हैं। दीपक झा जी मुझे लग रहा है कि वो मिथिले से ही होंगे। हाँ हाँ हाँ, वहीं से मिथिला से ही हैं। और आप भी मिथिला से हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं यही कहना चाहूंगा कि दीपक झा जी यदि दिल्ली का नेता है तो इन्होंने बिहार में मिथिला में क्यों नहीं प्रयास किए? मिथिला हमारा आदि पीछे है बिहार में, तो मिथिला के लिए क्यों नहीं ये काम किए? मिथिला के लिए ये क्यों काम नहीं किए? ये अपने इलाके के काम क्यों नहीं किए? क्या मजबूरी है हमारी कि हम दिल्ली में आकर के पलायन का शिकार बने? हम आई हैव डन माय एमबीए नाउअडेज, रिसेंटली डाउन किए हैं हम। नहीं तो अब आपको तो अंग्रेजी जितनी धारा प्रभाव बोल रहे हैं तो जरूरी मिल जाएगा। अरे हिंदी 5 मिनट बोल लीजिए, मेरे अच्छा लगेगा मुझे। तो मैथिली में बात कीजिए, मैं मैथिली भी अच्छे से बात। तो आप या तो करेंगे दोनों ही सिरे के काम, बीच का काम नहीं, मध्य रास्ता नहीं अपनाएंगे। हिंदी करेंगे फिर। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया आपको, आपका जीवन और आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, और ईश्वर से प्रार्थना है कि बहुत बढ़िया काम करें। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? झारखंड से। झारखंड से, आइए। तो सारे लोग परिवार लोग झारखंड से आया है। क्या नाम है? मंजूर आलम। मंजूर आलम साहब क्या काम करते हैं साहब? मैं एचडीएफसी बैंक में हूँ। एचडीएफसी बैंक में, बहुत बहुत आपको भी मुबारक हो। और कैसे यहीं दिल्ली में है? नहीं, झारखंड में ही है। झारखंड में, तो दिल्ली कैसे आना हुआ? घूमने आए हुए हैं। बहुत अच्छी बात, पहले दिल्ली घूम लीजिए। और मैं तो कहता हूँ दिल्ली में 2-3 चीजें घूमने लायक हैं। एक तो लाल किला, दूसरा कुतुब मीनार, और तीसरा यही है भैया जी कहीं। हाँ देख लीजिए, बहुत अच्छा लगा। बाजी कहाँ से आना हुआ साहब? बड़ा अच्छा लगा देख के आपको। जी चेन्नई तमिलनाडु से सर। चेन्नई तमिलनाडु से। ये बात सच है, पूरी दुनिया में आप लोग हैं, ये बात बिल्कुल सच। और इतना तबीयत खुश हो जाती कि अपना जब देश दुनिया में आपको देखते हैं। अपना ही देश है। और क्या, ये तो अपना ही है। आप तो चेन्नई में है, चेन्नई से यहाँ आए हैं। तो कितने साल हो गए चेन्नई में? चेन्नई में 35 साल हो गए। 35 साल। तो तमिल सीख ली? नल्ला तेरी हूँ। यही खूबी है, यही खूबी है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ कहना चाहते हैं? बस इतना कहना चाहता हूँ हाँ कि बीजेपी वालों से खास करके। हाँ हाँ कहिए। कि आप बुराई मत करिए किसी की, आप अपना काम करते जाइए, जो होगा अच्छा ही होगा, पब्लिक देख रही है। आप अपना काम करते जाइए, अच्छाई जो है वो करते जाइए, बुराई मत करिए, बाकी जनता सब आपको देख रही है। सलाम वालेकुम। आगे आइए हुजूर आली, इतनी बढ़िया महफिल सजाई आपके लिए और आप तकल्लुफ कर रहे हैं, पीछे खड़े। कहाँ से साहब आ गए आप? दिल्ली गए हैं। दिल्ली गए हैं? हाँ तभी हम समझ गए थे। इतनी बढ़िया महफिल सजाई आपके लिए,
गुलिस्तान है देखिए एकदम, और गुलदस्ते की तरह सजे हुए खिलखिलाते लोग, पूरे 32 बाहर हैं, और इतनी इसमें आप संकोच कर रहे हैं पीछे। हमें तो लगा लखनऊ के आदमी हैं आप। हाँ? दिल्ली के ही हैं। कुछ कहना है या अभी देखना है? सबसे अच्छी बात है देखना। बड़े आराम से देखो, मैं आ रहा हूं, खड़े रहो। बिहार जी जनाब, कहां से आना हुआ? इंदौर से। इंदौर से, हाँ मध्य प्रदेश। चलो मध्य प्रदेश तो मिला जी। कैसे हैं? बढ़िया होगा। क्या नाम है साहब आपका? भूपेंद्र सिंह राजपूत। भूपेंद्र सिंह राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में? मैं बेसिकली शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, इंदौर में जॉब करता हूँ। इंदौर में जॉब करते हैं। कितने साल हो गए इंदौर में? मैं 2006 से हूँ। 2006 से। तो कुछ कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश में? तब तो चुनाव होने वाले हैं, कहेंगे कुछ? वोटर हो गए आप वहाँ के? हाँ वोटर हो गए। वोटर हैं वहाँ के, तो कुछ कहेंगे मध्य प्रदेश के बारे में? हाँ वही बीजेपी आएगी, यही कहूँगा। अच्छा ठीक है, जो आपका अपना आकलन। बहरहाल जी मैं बात, हाँ जी बोलिए। मोहम्मद खड़े हुए हैं। राजनीति से हटकर आज एक स्कैम के बारे में बताएं, मेरे साथ जो घटा है एक हफ्ते में। मैं आपसे जो वाले में पर्सनल चाय पीते में ले लेंगे हम, अगर बुरा ना माने। मैं बातचीत शुरू कर। ऑनलाइन घटा है और फ्रॉड घटा है। मैं को एक ऐसा डिजिटल फ्रॉड हो रहा है, उसके बारे में देना चाहता हूँ इतला, ताकि जनता उसमें गुमराह ना हो जाए, क्योंकि ऐसे फ्रॉड आज हो रहे हैं। मेरे साथ एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले मेरे बेटे ने एक, जो ये आजकल डिजिटल सेंटर बने हुए ना, जो सर्टिफिकेट देते हैं या आधार कार्ड बनाते हैं, ऐसे एक ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन जो वेबसाइट थी उस पर क्लिक किया तो वो सारा उसमें डाटा आ गया। हम आपको ये देंगे, सेंटर की फ्रेंचाइजी देंगे, ये देंगे। तो वो है जयपुर का IGS डिजिटल सेंटर, पत्रकार कॉलोनी, मानसरोवर का। और उसने पहले पैसे डलवाए 1770 रुपए। उसके बाद कहते आपको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आधा घंटा पहले बाद में मेरे बेटे को कहा कि 2615 के दो और ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करो। उसने कर दिया। कुल मिला के 7000 रुपये हो गए। 10 दिन हो गए, इतनी बात करी और इतना फ्रॉड इस तरीके से हो रही है। वो कंपनी इस तरीके से ऐसे बोलते हैं। सुनिए एक और बॉस, मैं बैठिए मैं बताता हूँ। आमिर साहब, आमिर मैं आ रहा हूँ, बैठिए आमिर जी, बैठिए। डिजिटल की इस दुनिया में जब आंकड़ों का सारा बाजीगरी है, आंकड़ों से सारा खेल हो रहा है, यानी जो आपके आंकड़े हैं उसमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। ये बात सच है। और कोई कंपनी हो, कोई भी ट्रांजिशन करें, प्लीज इंश्योर करें कि वो सही। जी ठीक है आमिर जी, मुद्दे की तरफ लौटते हैं। जो बातचीत का सिलसिला है उसी पे बात करेंगे। खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि जब वो मोदी जी काफी हैं, एक ही काफी है मोदी जी, तो 30 पार्टियों को वो क्यों जोड़ रहे हैं? एनडीए की तरफ से बात कही जाती है, दोनों पार्टियों के अपने अपने सम्मेलन हो रहे हैं। तो मोदी जी अगर काफी हैं तो 30 पार्टियों की जरूरत क्या है उन्हें? वो तो अपने आप में काफी हैं, वही चुनाव जीत जाएंगे, तो 30 लोगों को जोड़ने की उनको क्या जरूरत है? बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि उन 30 पार्टियों के वो नाम बताएं जो वो पार्टी बीजेपी से पूछते हैं, जो उनके साथ हैं। बहरहाल 30 पार्टियों के नाम, और मोदी जी जब अकेले काफी हैं तो 30 पार्टियों की क्या जरूरत है? बीजेपी से शुरू करता हूं, एक एक करके आता जाऊंगा, लोग से जुड़ता जाऊंगा। प्रतीक भाई, नया अपडेट बता दूं, अभी कुछ देर पहले हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संख्या बताई है। 38 पार्टियां कल गठबंधन के बैठक कर रही हैं। लीजिए 8 और जुड़ गई अभी जब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, और खत्म होते होते पता चला ऐसा ना हो कि 3-4 और आ जाएं। और खड़गे जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो भैया जी का शो जरूर देखें। ऐसे तो प्रतीक जी स्वयं में सक्षम है, लेकिन वो भी महफिल सजाते हैं। आज भारत जिस प्रकार से विकास कर रहा है, भारत में मोदी सरकार जैसे जन कल्याणकारी योजनाएं घर घर पहुंचा रही है, विश्व में जिस प्रकार भारत का नाम हो रहा है, और जो विश्वास जनता का मोदी जी के प्रति है, ये जनता का मन मिजाज भांपने वाले जितने भी जमीनी नेता हैं, जितने भी जमीनी दल हैं, वो मोदी जी के साथ खड़े होना चाहते हैं। और जो इस विकास यात्रा में हमारे साथ चलना चाहता है, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। जी फिर इसके बाद डिबेट खोलता हूँ। देखिए, वॉशिंग मशीन पे आजकल बहुत ओवरलोड चल रहा है, दिन रात धुलाई का काम चल रहा है मोदी रूपी वॉशिंग मशीन पे। तो जनता सब जानती है, जो मोदी जी संसद भवन के अंदर कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं। अकेला कौन था भैया? 38 दलों का गठबंधन है, अभी बता दिए। 38 दलों का NDA, नेशनल डिजास्टर अलायंस, नॉन डिजर्विंग अलायंस,
नाम मत बिगाड़ा करिए, नाम मत बिगाड़ा। सर ये तो नाम ही बिगाड़ने में माहिर है, आज इन पे पड़ी है ना तो ये चीख पड़ेंगे। तो ये नॉन डिजर्विंग अलायंस है, देश जान चुका है और कहता है कि मोदी जी बस करो, जुमलों की सरकार अब नहीं चाहिए, महंगाई की जो बात किए थे उस पे आ जाओ, काम की बात करो। इन्होंने वॉशिंग मशीन की बात करी, मैं तो कह रहा हूँ देश आज ढूंढ रहा है कि भैया वो कौन सी मशीन थी जिसमें नेहरू डालो और गांधी सरनेम निकल। बड़ा मुश्किल है। कहाँ से आना हुआ सर आपका? देवभूमि उत्तराखंड से। देवभूमि में आया। मैं व्यक्तिगत है, नेहरू और गांधी को व्यक्तिगत बोलेंगे, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे तो कैसे उम्मीद करेंगे कि मोदी जी का सम्मान हो? नेहरू का अपमान करें, प्रधानमंत्री का अपमान करें। अगर ये ऐसा बोलेंगे तो फिर हम इनको बताएंगे क्या इतिहास है, हम बताएंगे गोवलकर क्या है, हम बताएंगे सावरकर क्या है, हम बताएंगे हेडगेवार क्या है, हम बताएंगे तुम्हें, हम बताएंगे सावरकर क्या है। कितनी बार माफी मांगी है तुमने, कितनी बार माफी मांगी है हिंदुस्तान से, इस देश से आजादी की 1942 की लड़ाई को, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो कह रहे थे ना कि मोदी अकेले हैं, मोदी मतलब धारा 370 हटाई, मोदी मतलब राम मंदिर बनवाया, मोदी मतलब ट्रिपल तलाक हटाया, मोदी मतलब सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी मतलब वैक्सीन, मोदी मतलब विश्व गुरु भारत, मोदी मतलब अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के बात जरूर बिहार से जरूर क्वेश्चन पूछा। मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए मोहम्मद रफी था, जब ये बोला करे दूर रहा करो, पता मुझे दुर्घटना घटा, फिर मुझे न कहना कि घट गई दुर्घटना, दूर रहा करो थोड़ा सा, हर आदमी दूर रहा करे। प्रतीक जी मैंने तो उन पे कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, मैंने केवल इतना पूछा, सरनेम की बात हो रही थी, किसी व्यक्तित्व की नहीं, कि आखिर वो कौन सी मशीन है जहां सरनेम भी बदल दिए जाते हैं। तो सरनेम तो वहां भी था। हाँ, तो इसलिए मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी आज भी उस पुरानी कांग्रेस का श्रेय लेकर के अपनी राजनीति कर रही है, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। वेणुगोपाल जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, इन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा है कि राहुल गांधी की सदस्यता क्यों चली गई। अपना गर्दन बचाने की लड़ाई चल रही है, लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात तो बहाना है, वरना ममता बनर्जी इस बैठक में क्या कर रही है। जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा, गांधी और नेहरू दोनों बहुत सम्मानित नाम हैं भारतीय राजनीति में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी। अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करेंगे, और सरनेम जो है, जब मालूम है, वेरी क्लियर है, और अभी मालूम है क्या हुआ सरनेम को लेकर, तो बहुत बी वेरी कॉन्शियस, और ये ऐसी बातें कहने से बचना चाहिए, गुरेज करना चाहिए आम आदमी पार्टी। जी देखिए, हमारे मित्र मोदी का मतलब समझा रहे थे, मैं बताता हूँ मोदी का मतलब क्या है। मोदी मतलब देश में सबसे बेरोजगारी उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, मोदी मतलब देश में सबसे ज्यादा महंगाई बढ़ाने वाला व्यक्ति, मोदी मतलब महिलाओं के घरों में रखे हुए पैसे जो 200-500 रखे थे, इन्होंने डिमोनेटाइजेशन करके उन महिलाओं को, बच्चों को जिसकी शादियां थे लाए। मोदी का मतलब देश की जो गैस है, जो सिलेंडर गैस, उसको 400 से 1200 करने वाला। मोदी मतलब 100 से ज्यादा 120 रुपए डीजल पेट्रोल करने वाला व्यक्ति। मोदी का मतलब वो व्यक्ति जिसने करप्शन 15 लाख रुपए लोगों को लाने की बजाय अपने मित्रों के काले धन को वाइट करा। ठीक है साहब, आम आदमी पार्टी आइए, हुजूर आलिया पसमानदा यहाँ आइए। अब जब बात चल रही है मोदी का मतलब, तो आपके लिए मोदी का मतलब क्या? जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, ये मोदी का मतलब है, ये सिखाया है मोदी जी ने। अच्छा, मोदी जी ने जो किया है, मैं गांव का रहने वाला हूं और लोग गांव से रहते हैं, सबसे पहले उस गांव को, उसका उत्थान किया है, सड़क बनाई है, नालियां बनाई हैं, खरंजा बनाई हैं, शौचालय बनाए और 24 घंटे लाइट दी है, किसान को वो ताकत दी है। आज मोदी जी ने किसान को, गरीब को, रिक्शे वाले को, ठेली वाले को वो शक्ति दी है, जो आज देश विकसित होने वाला है। ये घबरा गए मोदी से काम से, ये इकट्ठे ऐसा नहीं हो रहे, इनका परिवारवाद खत्म होने वाला है, इनकी दुकानदारी बंद हो रही है। आज मोदी इसी के विकास से ये डर गए, घबरा गए, और जो पार्टी आ रही है वो मोदी के विकास को देख आ रही है। जी मैं दे दूंगा, मैं मोहम्मद आपको क्लियर करना है? जी
जी ये पसमानदा तबके से आते हैं, मुझे ये पता नहीं कौन से पसमानदा बोल रहे हैं। इस्लाम में कोई पसमानदा नहीं है। इस्लाम में एक ही सब में खड़े हैं महमूद और आज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यह इस्लाम का उसूल है। आप जो पसमानदा बोले, किसे पसमानदा कहते हैं? अरे रुको, आप सवाल करोगे, सवाल भी करोगे, जवाब भी नहीं लोगे तो जवाब लो भाई आप किस बताइए, आप पसमानदा कैसे हैं जब इस्लाम में कोई पसमानदा है ही नहीं? देखो ठीक है, इन्होंने इस्लाम में पसमानदा नहीं है, हिंदुस्तान के कानून में पिछड़ा फारसी का लफ्ज है पसमानदा, ये वो पसमानदा है। ये कानून कहाँ मानते हैं? ये तो केवल कानून को नहीं मानते, ना संविधान को मानते, ना महाभारत की जय बोलते, ना वंदे मातरम बोलते। तो इन्होंने क्या मतलब पसमानदा को? पसमानदा फारसी का लफ्ज है, जो पिछड़ा है, जो ओबीसी है, उसका मतलब पसमानदा है। पसमानदा जो गरीब है, जो तबका जो गरीब है, जो रुको यार, अरे इतनी जल्दी जवाब देने, रुको, वहां चलो, मैं आ रहा हूँ जी। जो धोबी है, नाई है, दुनिया है, अंसारी है, जुला है, सक्का है, तेली है, तमोली, ये सब वो गरीब लोग हैं जो हिंदुस्तान के हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं। ये वो पसमानदा है। ये हम जय वंदे मातरम बोलते हैं ना, ये बोल कर दिखाए ना, इनका केवल शरिया कानून घर में है, इस देश में नहीं चलेगा। आप बोलो, आराम से बोलो, तसल्ली के साथ। पानी लो, पी लो। मैं देखिए, ये इन्होंने बहुत नाम गिरा है। मैं भी तो आपको पता है, मैं रंगरेज समाज से हूँ। मैं खुद कहता हूँ 1000 साल पहले मेरे पूर्वज करोड़ हुए थे। मैं ठोक के कहता हूँ, केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारा देश। मैंने यहाँ भगवान कैसे, अरे सुन ले, अरे आप पसमानदा की बात बोलिए क्या आप आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हो? बैकवर्ड का आप ओबीसी का आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हो? आप मुसलमानों का आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हो? मेरा भाईजान है, बताइए नरेंद्र मोदी का पसमानदा का आरक्षण क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों खत्म कर रहे हैं? आप पसमानदा अभी तो कह रहे थे पसमानदा नहीं है। नहीं, तुम तो कह रहे थे अभी पसमानदा है नहीं। अपनी नहीं कह रहा। रुको, 1 by 1 आम आदमी पार्टी। सुनिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये पूरी डिबेट मुझे लगता है बड़ा दुखद है कि गलत चीजों पे आप लोग डिबेट कर रहे हैं। आपको डिबेट करना चाहिए कि देश की जनता की आज समस्याएं क्या है। महंगाई जिस तरह से देश की जनता को परेशान किए हुए युवाएं बैठे हैं। आपके MBA युवा कह रहा था कि मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, युवाओं को जॉब नहीं है। जो 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष जॉब देने की वादा करके आज 9 सालों में 18 करोड़ जॉब देना था, 18 लाख जॉब नहीं दे पाए हैं। जिस तरह से किसानों आत्महत्याएं कर रहे हैं, उसकी अभी तक मतलब राइट जी। सर, अरविंद केजरीवाल की यही तकलीफ है कि जब भी इन पे आरोप लगे, अरे बताओ DSSP कितना जॉब दिया? 3000। 10 साल में मात्र 3000 जॉब देने वाले पूछते हैं 2 करोड़ जॉब कहाँ गया? अरे गैस सिलेंडर में वैट आपने बढ़ाया हुआ है दिल्ली में। और पेट्रोल की बात करते हो, अगर ये मोदी केंद्र सरकार करता है तो राजस्थान में 111 जो है, अब बोलने नहीं दोगे। ये लोग लोकतंत्र सिखाएंगे। हाँ जी, सच बात कड़वी लगती है इन लोगों को। वहीं खड़े रहिएगा, पानी बार बार ना करिएगा, भूले बात को नहीं दी। मैं मूल विषय पे आ जाता हूं सर। देखा आपने, यही हो रहा है। बंगाल में एजेंसी चुनाव आयोग का गलत इस्तेमाल करेंगी ममता बनर्जी। बिहार में बिहार पुलिस का इस्तेमाल करके विरोधी को मारेंगी। जब महाराष्ट्र में था, अदाकारा के घर बुलडोजर फेंका जा रहा था। एजेंसियों का गलत इस्तेमाल ये करें, लोकतंत्र को दबाइए। और बेंगलोर में जाकर के ये भी जुल्म कि हम पे जुल्म हो गया, अरे हम लोकतंत्र खत्म हो गया। अरे भाई, ईडी अगर आपके घर से 800 करोड़ निकाल रहा है तो ये लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या खत्म हो रहा है? हमको एक बात बता दीजिए जनाब। आम आदमी एजेंसियों का गलत उपयोग क्या है? आप देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जाके सीना ठोक के कहते हैं कि 70,000 करोड़ ये एनसीपी के नेता वो अजीत पवार वो बोलते हैं, अगले दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री का उन्हीं को जाके शपथ दिलवाते हैं। जिन जिन लोगों पे ईडी और सीबीआई छापा मारती है, अगले दिन पता चलता है वो भारतीय जनता पार्टी। तो ये क्या बताएंगे देश की जनता को? देखिए प्रतीक जी, इन्होंने कहा मोदी मतलब ये, मोदी मतलब वो। केजरीवाल मतलब दिल्ली के नालों की सफाई नहीं, केजरीवाल मतलब दिल्ली की गली गली में शराब के ठेके, केजरीवाल मतलब टूटे फूटे स्कूल, केजरीवाल मतलब शराब माफिया मंत्री जेल में, केजरीवाल मतलब मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मुख्यमंत्री बनता ही सब कुछ ले लूंगा। केजरीवाल मतलब झूठ, और मोदी मतलब स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आवास योजना, आयुष्मान योजना, ये है मोदी। देख लीजिए केजरीवाल जी दिल्ली की जनता के लिए क्या है, देश की जनता के लिए लगातार ये वो भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 25 सालों से दिल्ली की
देखिए इनका क्या करें क्या करें? भाई भाई इधर है इधर। देखिए ये इनका चरित्र है। जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के पास बोलने को कुछ नहीं रहता है तो उल फुजुल बातें बोलेंगे। आप 25 सालों से देखिए दिल्ली की जनता ने भाई क्या कर रहे हैं आप? जनता पार्टी आप नो नाले भरे हुए यही चरित्र है। देखिए 15 दिन में कूड़े के ढेर हट गए। 15 दिन में केजरीवाल ने कूड़े के ढेर हटा दिए। सब जो 15 दिन में हट जाएंगे। सारा पहाड़ का पहाड़ बना हुआ कूड़े का, देख लीजिए, एक दिन का नहीं हटा उससे। करोड़ पे इन्होंने आम आदमी पार्टी ने 45 करोड़ पे अपने शीश महल पे लगाए। स्विमिंग पूल इन्होंने बनाया, सड़कों की सफाई इनसे नहीं हुई। उनके बाद इन्होंने यमुना इनसे साफ नहीं हुई। फ्री के ऊपर इन्होंने लॉलीपॉप दिया, बिजली के बिल जीरो, सबके बिल आ रहे हैं उनके। क्या कर रही है ये पार्टी? मैं हाँ भाई मतलब मैं भी बताऊंगा। मोदी का मतलब आप भी बताएं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बद्रीकांत झा। डॉक्टर बद्रीकांत झा। कहाँ से आना हुआ? मैं बिहार से हूँ, अभी दिल्ली में ही रहता हूँ मैं। मैकेनिकल इंजीनियर? नहीं, मैं इंजीनियर नहीं, मैं होम्योपैथी का डॉक्टर हूँ। कभी भी। अरे होम्योपैथी के डॉक्टर है? कभी भी हूँ। दवा थोड़ी सी थोड़ी देर तक असर करती है। मैं आपका शो मैं बराबर देखता हूँ। भाई ये देखिए राहुल जी आराम से जी। मोदी जी के विषय में बोलते हैं, मैं बताऊं? बताइए। ये नोटबंदी के बाद मैंने मीडिया से देखा था कि करीब करीब 90% मीडिया ने इसका समर्थन किया था। उसके बाद बाकी जो अपोजिशन पार्टी है यही लोग चिल्लाए थे जी। उसी पर में एक कविता बनाया। अच्छा कविता लिखते हैं आप? जी सुनाइए। नरेंद्र मोदी जी के आने से आशा की किरण पड़ी है, लेकिन विरोधियों के दिल में खलबली मची है। सत्ता के सभी भूखे हैं, निज पार्टी की डूबती नैया देख मोदी जी से रूठे हैं। सभी को चुनावी चिंता होने लगी है। मोदी जी को आने से आशा की किरण जगी है। सत्ता किसी की जागीर नहीं, सत्ता किसी की जागीर नहीं, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी के परिवार के तकदीर नहीं। सभी को चुनावी चिंता होने लगी है। मोदी जी को आने से आशा की किरण है। देश आज स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। देश आज स्वतंत्र है, परतंत्र नहीं। पर कुछ लोगों को राजा की भांति शासक बनने की भूख सी लगी है। मोदी जी को आने से आशा की किरण जगी है। जी नमस्ते। हाँ जी, मैं असम से आई हूँ। असम से आई हैं? ये गामूसा है, आपको मैं पहनाऊंगी अभी। असम से हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। असम से कहाँ से हैं आप? असम नौगांव से है। नौगांव से इस समय बाढ़ की स्थिति? बाढ़ की स्थिति बहुत खराब है वहाँ असम में अभी। हाँ। मैं एक बात बोलने चाहती हूँ आपके माध्यम से मोदी जी से। राम मंदिर अभी हो गया, राम मंदिर अभी ओपनिंग होगा, लेकिन सामने बोला था वो बाबरी मस्जिद के मंदिर के सामने एक मस्जिद होगा, वो हम लोग नहीं दिखाई दे रहा है हम लोगों को, और मीडिया भी नहीं दिखाई दे रहा है वो हो रहा है कि नहीं, अभी होगा कि नहीं। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, अभी कश्मीर से 370 हट गया आदमी के, दिल्ली के आदमी वहाँ जाके जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल में ये कब होगा? दिल्ली के लोग वहाँ जाके जमीन खरीद सकते हैं कि नहीं? मोदी जी से मैं जानना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? राबिया खानम है। नाबिया? राबिया खानम नाम है। राबिया जी ठीक ही बोला होगा। अब मैं बोल लूँ कुछ? बैठिया। मोहम्मद रफी अता। राबिया जी आपका पहले तो बहुत बहुत ख्याल मकदम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। असम से आई हैं, नौगांव से, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपने कहा कि मंदिर के सामने मस्जिद की बात हुई थी, ये कहा गया था कि जमीन एक्वायर करे और वहां पे बनाए, मस्जिद बननी चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता यहां पे मौजूद हैं, वो भी क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं। वो बात हुई कई जगह, मंदिर एक्वायर, जमीन एक्वायर करने को लेकर सरयू के उस पार भी बात हुई और कई जगह बात हुई है। वो मैं बिल्कुल पहले बात करने दो, मुझे याद सब रहता है, इसी बात के पैसे मिलते हैं मुझे। मोहम्मद रफी था, बैठो चुपचाप। दूसरी जरूर मैं, हाँ, भारत को भी गुरु ऐसे बनेगा जैसे आप थोड़ा चुप चुप रहेंगे, थोड़ा चुप चुप रहो तो मैं बनेगा। राबिया जी आपने जो सवाल पूछा बाबरी मस्जिद के बाबत, उसका क्लैरिफिकेशन यही है कि जमीन एक्वायर करके बनानी थी और ये उसमें भी था, जब डिसीजन आया था उसमें भी ये कहा गया था। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं जिस तरह की बात हो रही थी सरयू के उस पार बने, उसके आसपास की पेरिफेरी में
नहीं बनने की बात थी वो तो जरूर बने, ऐसा बात कही भी गई थी। और उसमें जो अपडेट है वो मैं कुछ देर बाद आपको ब्रेक के बाद मैं आपको दे दूंगा। दूसरी बात जो आपने कही कि नागालैंड में जो, मिजोरम में जो, अरुणाचल में दिल्ली वाले जमीन कब लेते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन में श्योर किया गया था ऐसा, और ये कहा गया था कि वहां की जो सॉवरेनिटी है, संप्रभुता जो है, जो वहां की पहचान है, उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा, और ऐसी बात कही गई थी उसमें। लेकिन यकीनन उस पर भी देर सवेर कोई बात जरूर होगी। लेकिन 371 के बारे में गवर्नमेंट ने हमेशा ये कहा है कि उस पर कोई चेंज हम नहीं ला रहे हैं। जी अब बोलिए, बहुत उतावलापन। अच्छा पहली बात सुनिए, बार बार हर चीज में नहीं बोला जाता है। जी देखिए 371 की बात है, 371 में जो हुआ है वही जो मिजोरम में सरकार ने देखा 371 और 371A है, इनके बारे में सरकार का क्या है? क्योंकि अभी आपने देखा मणिपुर जल रहा है, लेकिन हमारे जो साहब हैं वो साहब विदेश भ्रमण कर देते हैं, पूरा हिंदुस्तान घूम लेते हैं, लेकिन मणिपुर की तरफ जाते ही नहीं है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, क्या दत्तक पुत्र है मणिपुर हमारा, या नॉर्थ ईस्ट हमारा दत्तक पुत्र है? खाली उत्तर भारत ही हमारा हिंदुस्तान है? अरे बताइए। मैं आ रहा हूं। जी देखिए भाई, ये सब बातें कौन कर रहा है? जिन्होंने 7 दशकों तक देश में राज किया, जिनके राज में हम सुनते थे नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेड, आज देश ने 9 वर्षों में ब्लॉकेड शब्द नहीं सुना था। और आज ये गलत बात, मैं शो से नहीं, मैं शो से मुझे शो से निकालना पड़ेगा आपको। बैठिए चुपचाप। देखिए प्रतीक जी, फ्लोर डिस्टर्ब होता है। प्रतीक जी, लुक ईस्ट हम सुनते आए थे, लुक ईस्ट पॉलिसी। मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी ला करके वो करके दिखाया, और आज जिस प्रकार के विकास की धारा नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वोत्तर में बही है, वो ऐतिहासिक है। और जो स्थिति आज है उस पर भी मिल बैठ करके वहां के लोगों के साथ, मणिपुर हो चाहे कोई और भी मसला हो, उसको सुलझाने का काम किया। और मैं आया बिल्कुल जवाब आप दीजिएगा। राहुल जी से मैं शुरू करूं, कहां से आना हुआ? सर बिहार सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट। सीतामढ़ी। और आपका? सर मैं राजस्थान से। राजस्थान से हैं, क्या नाम है आपका? हेमचंद। हेमचंद जी, वक्त छोड़े थे ब्रेक का, ब्रेक के बाद आऊंगा। हेमचंद जी से शुरू करूंगा राजस्थान से, फिर बिहार से सवाल पूछूंगा और राहुल जी क्लैरिफिकेशन देंगे। वक्त छोड़े थे ब्रेक का। शिव समा रहे मुझ में और उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन इलाकों को देखा जहां पर आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और लोगों के घर उस बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। बिलासपुर में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अनुराग ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के लिए की जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने नेशनल हाईवे को भी नहीं बख्शा। भारी बारिश की वजह से मनाली में NH3 क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे 3 को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई। मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते दिन हुई भारी बारिश की वजह से व्यास नदी की बाढ़ की चपेट में आने से कई मकान और होटलों को नुकसान पहुंचा और नेशनल हाईवे 3 का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने से बह गया, जिसने वहां मुश्किलों को और बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए। वहां की ज्यादातर सड़कें बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। दक्षिण कोरिया में गर्मियों में भारी बारिश होना आम बात है, लेकिन हाल ही के सालों में मूसलाधार बारिश में बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं भी तेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मध्य दक्षिण कोरिया में बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया। जबकि दक्षिण कोरिया के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने बारिश के मौसम और बाढ़ से निपटने की तैयारियां पहले से की थी, क्योंकि पिछले साल हुई बारिश ने 115 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर भी इस बार की तैयारी नाकाफी साबित हुई। नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर तटबंध को तोड़कर गांव और शहरों में घुस गई। हालांकि राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्य के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने का आदेश दिया, लेकिन ऐसे हालात से निपटने में कई दिन लग जाएंगे। वहीं आने वाले 2 दिनों में अभी 12 इंच और बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। कई जगहों पर बादल फटने से नदी का तटबंध टूट गया, शहरों में नदी का पानी भी पहुंच गया और भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यही वजह है कि इटली के सिसिलियन सिटी पलेर्मो में लोग इतनी ज्यादा गर्मी से राहत हासिल करने के लिए गार्दा झील और समंदर में पहुंच रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले ये साल सबसे ज्यादा गर्म है। लेकिन रविवार को दक्षिणी यूरोप में चारों नाम का एक नया एंटी साइक्लोन आया, जिसकी वजह इटली के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है।
और इसी बीच मध्य प्रदेश के हरदा जिले में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। उफनती नदी में फंसकर एक थाना प्रभारी की मौत हो गई। बताया गया कि वो वहां एक शव फंसे होने की जानकारी के बाद पहुंचा था, जिसे नदी से बाहर निकालने के लिए वो खुद उफनती जामनेर नदी के बीच पहुंच गए और नदी के भंवर में फंस गए, जिसके बाद उन्हें आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बता दिया। खबर मिलने के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी वहां पहुंचे। इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं। इसी दौरान उन्हें नदी में एक शव के फंसे होने की जानकारी मिली, जिस पर वो खुद ही उसे निकालने पहुंच गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। उधर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बारिश आफत बनकर बरसी। लगातार 6 घंटे हुई बारिश से पूरे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। खासकर निचले इलाकों में घरों तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से रेवाड़ी में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों की गृहस्थी भी पानी में डूब गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब नजर आई। बरसाती पानी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। परेशानी इतनी हो रही है कि घर में नहीं जा सकते हम, और लोग घरों में घुसे पानी से जूझते दिखाई दिए। 6 घंटे की बारिश ने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में देखने को मिली। इस मानसून में रेवाड़ी जिले में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में गोविंद झुंझू झरने के पास कई पर्यटक चोरनई नदी में उफान के बीच फंस गए। बताया गया कि वो लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तभी नदी में बाढ़ आ गई और सभी वहां पर फंस गए, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। उफनती नदी के बीच फंसे लोगों ने खुद को बचाने के लिए वहां पर बने व्यू पॉइंट की छत पर चढ़ गए। बताया गया कि वो सभी वहां पर पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तभी अचानक चोरनई नदी का जलस्तर बढ़ गया और उसमें आए सैलाब की वजह से वो नदी पार नहीं कर पाए और बीच में ही फंस गए, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। इस पार से उस पार रस्सी बांधे और फिर उन लोगों को चारों को साथ में ले। इसी बीच नदी का जलस्तर कम होने के बाद एसडीआरएफ के जवानों ने इस पार से उस पार तक रस्सी बांधकर उसी के सहारे चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पाकिस्तान से ग्रेटर नोएडा पहुंची सीमा गुलाम हैदर की कहानी उलझती जा रही है। सीमा के विरोधाभासी बयानों पर पुलिस को अब शक होने लगा है, जिसके चलते रविवार को नोएडा पुलिस रबूपुरा में सचिन मीणा के घर गई। पुलिस ने सीमा और सचिन से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। दरअसल सूत्रों के मुताबिक पुलिस को ऐसा शक है कि सीमा हैदर बरगलाने की कोशिश कर रही है। सीमा हैदर के पिछले 10 दिन में दिए गए बयानों में पुलिस को काफी विरोधाभास नजर आ रहा है। ऐसे में पुलिस गिरफ्तारी के वक्त दिए गए सीमा के बयान और बाद के बयानों की जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने सीमा हैदर को क्लीन चिट दे दी है। इस सिलसिले में पाक जांच एजेंसियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमा हैदर सचिन मीणा से मिलने के लिए ही भारत गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सीमा का पिता रिक्शा चलाता है और उसका भाई सरकारी नौकरी में है, जबकि उसकी 2 बहनें भी हैं। पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा दस्तावेज जारी किए गए, जिसमें सीमा के पूरे परिवार की जानकारी दी गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सीमा अपने 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते मई में भारत पहुंची थी। साथ ही पाकिस्तान की रिपोर्ट में कुछ और चौंकाने वाले भी दावे किए गए हैं। पाकिस्तान की जांच रिपोर्ट में दावा किया गया सीमा पहली बार इस साल 10 मई को दुबई की फ्लाइट से शारजाह से कराची लौटी थी और 18 मई को अपने बच्चों के साथ हवाई यात्रा की। रिपोर्ट के मुताबिक सीमा हैदर का इससे पहले हवाई यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि जब सीमा का पहचान पत्र बनाया जा रहा था, उस वक्त उसकी उम्र गलत जोड़ी गई थी। यूपी की राजधानी लखनऊ में दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। मामला लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र का है, जहां बन रही एक इमारत की लिफ्ट टूटने से 2 लोगों की मौत हो गई। लिफ्ट में 3 लोग सवार थे। अचानक लिफ्ट टूट गई और तीनों लोग नीचे की तरफ तेजी से आ गिरे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक आदमी घायल है, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के सागर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। हादसा सागर दमोह मार्ग पर हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हो गई। कार सवार सभी लोग गड़ा कोटा की तरफ जा रहे थे, तभी दमोह की तरफ से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार में 7 लोग सवार थे। हादसे के बाद से ट्रक ड्राइवर फरार है। इधर दिल्ली में बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया। हर बाढ़ पीड़ित को 10,000 रुपए देने का ऐलान किया गया। इस बाढ़ में जिनके दस्तावेज खराब हो गए या बह गए, उनके लिए स्पेशल कैंप लगाया जाएगा। बच्चों को ड्रेस और किताबें भी स्कूल की तरफ से दिए जाने का ऐलान किया गया। दरअसल दिल्ली में यमुना किनारे रहने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगभग पूरा उत्तर भारत बाढ़ और बारिश की चपेट में है। आपदा में लोगों की मदद के लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित दूसरे राज्यों में लगातार राहत बचाव का काम जारी है।
रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 73 टीमों को तैनात किया गया। दिल्ली में एनडीआरएफ की 17 टीमें लगाई गई, जबकि हिमाचल प्रदेश में 13, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात हैं और हरियाणा में 11, पंजाब में 8 टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। साथ ही कंट्रोल रूम से एनडीआरएफ बाढ़ प्रभावित इलाकों पर बारीकी से नजर रख रही है। इधर ऋषिकेश की बात करें तो वहां भी गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। बेंगलुरु में आज से विपक्ष का मिशन 24 2 दिनों की बैठक में एक साथ दिखेंगे 26 दलों के नेता। दिल्ली से रवाना हुए केजरीवाल। बीजेपी बोली सज गई बारात, लेकिन दूल्हा कौन? एनडीए की कल होने वाली बैठक से पहले मुलाकात का दौर जारी। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले चिराग पासवान। बीजेपी अध्यक्ष बोले 38 दल कल की बैठक में होंगे शामिल। अमित शाह ने की दिल्ली में ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता। देश भर में भारी मात्रा में नष्ट किए गए नशीले पदार्थ। गृह मंत्री ने बताया जागरूकता की लड़ाई। बारिश के कारण कासगंज में भी गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से जिले में गंगा किनारे वाले गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। नरौरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी ने चिंता और बढ़ा दी। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर भी बाढ़ से बेहाल है। गांव से लेकर शहर तक चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। मुजफ्फरनगर में सोनाली, हिंडन और काली नदियों ने शहर और गांव में कहर बरपाया हुआ है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई एकड़ फसल बाढ़ में डूब गई। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रहा है। जिला प्रशासन ने 6 राहत कैंप बनाए, जिसमें बाढ़ प्रभावित परिवारों को शिफ्ट किया गया। इधर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुजफ्फरनगर में बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। संजीव बालियान बाढ़ प्रभावित के बीच पहुंचे और कपड़े उतारकर बाढ़ के पानी में उतर गए। गांव वालों के साथ पानी में होते हुए मंत्री खेतों तक पहुंचे और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। किसानों की कई एकड़ फसल बाढ़ में पूरी तरह से चौपट हो गई। संजीव बालियान ने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश से हाल बेहाल है। बूंदी में बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। बूंदी के कई इलाकों में बारिश के चलते जलभराव हो गया, जबकि कुछ जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। खजूरी मार्ग पर बने पुल पर पानी आने से आवाजाही बंद हो गई और तमाम लोग फंस गए। उधर जम्मू कश्मीर के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। अभी भी वहां लगातार बारिश जारी है, जिसकी वजह से चिनाब नदी अपने पूरे शबाब पर बहती दिखी और उटकी कटान ने वहां पर रहने वाले लोगों की नींद गायब कर दी। तेज बहाव की वजह से चिनाब नदी लगातार कटान कर रही है, जिससे अखनूर के कटरी इलाके में रहने वाले लोगों पर खतरा मंडराने लगा और उन्हें अपना घर डूबने का डर सताने लगा। बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों को निकालना शुरू कर दिया। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। भारी बारिश की वजह से चिनाब नदी उफनाई हुई है। और इसी बीच जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से उफनाती नदी के बीच एक लड़का फंस गया और उसकी जान पर बनाई, जिसके बाद उस लड़के को किनारे पर लगने के लिए पुलिस के साथ ही सेना की मदद भी लेनी पड़ी और सेना के जवानों ने पुलवामा के उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जहां पर उफनाती नदी के बीच वो लड़का फंसा दिखाई दिया। वो लड़का अचानक नाले में बेहिसाब पानी आने की वजह से वहां फंस गया था और तेज बहाव से खुद को बचाने के लिए उसने पेड़ की कुछ टहनियों को पकड़ रखा था। सेना के जवानों ने उस लड़के को बचाने के लिए वहां पर एक खुदाई करने वाली मशीन मंगाई और उफनती नदी के ऊपर से उसके अगले हिस्से को उस लड़के तक पहुंचाने की कोशिश की और उसे बचा लिया गया। उधर जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने वहां तबाही मचा दी और साथ ही कई लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। बाढ़ की चपेट में आने से कई जानवर भी उसमें बह गए, जिसका वीडियो सामने आया, जिसमें गाय बाढ़ के बीच में फंस गई और उसके चारों तरफ सैलाब बहता दिखा। बताया गया वहां पर बादल फटने के बाद हालात बिगड़ गए और नदी नालों में सैलाब आ गया और वहां रहने वाले लोगों के जानवर भी उस सैलाब की चपेट में आ गए। सामने एक वीडियो में वो गाय नाले में अचानक पानी आने की वजह से वहां फंस गई। अचानक बारिश आ गई, जिसकी वजह से जो रोमशी नाला है इसमें काफी ज्यादा पानी आ गया है। नाले के अचानक उपनाने से कई गाँव का मुख्यालय से संपर्क कट गया। सेना के जवानों ने वहां के लोगों से नदी और नालों से दूर रहने को कहा और उस नाले पर बने एक बांध के दोनों गेट खोल दिए गए। उधर हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से आई आपदा के बाद प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बिलासपुर पहुंचे। वहां उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन इलाकों को देखा जहां पर आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और लोगों के घर उस बाढ़ की चपेट में आने से तबाह हो गए। बिलासपुर में बाढ़ की वजह से भारी तबाही हुई और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए। अनुराग ठाकुर ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की।
इस दौरान अधिकारियों से केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ प्रभावितों के लिए की जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार हो रही बारिश ने नेशनल हाईवे को भी नहीं बख्शा। भारी बारिश की वजह से मनाली में NH3 क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नेशनल हाईवे 3 को बंद कर दिया गया, जिसके बाद वहां ट्रकों की लंबी लाइनें लग गई। मनाली समेत आसपास के क्षेत्रों में बीते दिन हुई भारी बारिश की वजह से व्यास नदी की बाढ़ की चपेट में आने से कई मकान और होटलों को नुकसान पहुंचा और नेशनल हाईवे 3 का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आने से बह गया, जिसने वहां मुश्किलों को और बढ़ा दिया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से हालात खराब हो गए। वहां की ज्यादातर सड़कें बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गई। दक्षिण कोरिया में गर्मियों में भारी बारिश होना आम बात है, लेकिन हाल ही के सालों में मूसलाधार बारिश में बढ़त दर्ज की गई। इसके अलावा बादल फटने की घटनाएं भी तेज हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मध्य दक्षिण कोरिया में बाढ़ ने भयानक रूप ले लिया। जबकि दक्षिण कोरिया के डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग ने बारिश के मौसम और बाढ़ से निपटने की तैयारियां पहले से की थी, क्योंकि पिछले साल हुई बारिश ने 115 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर भी इस बार की तैयारी नाकाफी साबित हुई। नदियां उफान पर हैं और कई जगहों पर तटबंध को तोड़कर गांव और शहरों में घुस गई। हालांकि राष्ट्रपति ने राहत और बचाव कार्य के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने का आदेश दिया, लेकिन ऐसे हालात से निपटने में कई दिन लग जाएंगे। वहीं आने वाले 2 दिनों में अभी 12 इंच और बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। कई जगहों पर बादल फटने से नदी का तटबंध टूट गया, शहरों में नदी का पानी भी पहुंच गया और भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यही वजह है कि इटली के सिसिलियन सिटी पलेर्मो में लोग इतनी ज्यादा गर्मी से राहत हासिल करने के लिए गार्दा झील और समंदर में पहुंच रहे हैं। यहाँ कुछ लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले ये साल सबसे ज्यादा गर्म है। लेकिन रविवार को दक्षिणी यूरोप में चारों नाम का एक नया एंटी साइक्लोन आया, जिसकी वजह इटली के कुछ हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो सकता है। और इसी बीच मध्य प्रदेश के हरदा जिले में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ। उफनती नदी में फंसकर एक थाना प्रभारी की मौत हो गई। बताया गया कि वो वहां एक शव फंसे होने की जानकारी के बाद पहुंचा था, जिसे नदी से बाहर निकालने के लिए वो खुद उफनती जामनेर नदी के बीच पहुंच गए और नदी के भंवर में फंस गए, जिसके बाद उन्हें आसपास के लोगों की मदद से बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत बता दिया। खबर मिलने के बाद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी वहां पहुंचे। इन दिनों मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर हैं। इसी दौरान उन्हें नदी में एक शव के फंसे होने की जानकारी मिली, जिस पर वो खुद ही उसे निकालने पहुंच गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। उधर हरियाणा के रेवाड़ी शहर में बारिश आफत बनकर बरसी। लगातार 6 घंटे हुई बारिश से पूरे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। खासकर निचले इलाकों में घरों तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से रेवाड़ी में हर तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिससे लोगों की गृहस्थी भी पानी में डूब गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। सड़कें पानी से पूरी तरह से लबालब नजर आई। बरसाती पानी के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। परेशानी इतनी हो रही है कि घर में नहीं जा सकते हम, और लोग घरों में घुसे पानी से जूझते दिखाई दिए। 6 घंटे की बारिश ने पूरे शहर का हाल बेहाल कर दिया। सबसे ज्यादा परेशानी निचले इलाकों में देखने को मिली। इस मानसून में रेवाड़ी जिले में अब तक की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में गोविंद झुंझू झरने के पास कई पर्यटक चोरनई नदी में उफान के बीच फंस गए। बताया गया कि वो लोग वहां पिकनिक मनाने के लिए गए थे, तभी नदी में बाढ़ आ गई और सभी वहां पर फंस गए, जिसके मन का आपा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा और को शीतल करे और को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। पंछी को छाया नहीं पंछी को छाया नहीं फल
लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर कबीरा, ना काहू से बैर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक में जब मैं गया तो एक सवाल असम से आई हुई राबिया जी ने मेरे सामने रखा था कि राम मंदिर तो बन रहा है, लेकिन जो बाबरी मस्जिद गिरी थी वो उसका क्या हुआ, और उसका जो मंदिर बनने की और जो मस्जिद बनने की बात थी वो बनी या नहीं बनी, उसका स्टेटस क्या है। तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन तुरंत है राबिया जी, मैं वो आपको दे सकता हूं। अयोध्या के धनीपुर में मस्जिद के लिए जमीन दी गई है, वो सैंक्शन 3 मार्च को कर दी थी, लेकिन इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन मस्जिद के निर्माण को हैंडल कर रहा है, वही देख रहा है। फिलहाल फंड की कमी है, वो सबसे बड़ी वहां बाधा है। 25-26 जनवरी 2021 को सिर्फ आधारशिला यानी फाउंडेशन रखी गई थी मस्जिद की। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी में 12 करोड़ रुपए की फीस जमा होनी है। ये तमाम सारी जानकारियां हैं और ये मेन चीज है कि उसमें फंड की कमी जरूर है। 300 करोड़ रुपए का जो मैंने चीजें देखी इस बीच में, 300 करोड़ रुपए का वो बननी है मस्जिद, और उसकी रुको भाई आ रहा हूं। नहीं, मुझे दिक्कत यही है, कुछ जानकारी लेने आई तो दे रहे हैं हम, उसके बाद अगर गलती हो गई तो माफ करना मुझे भैया। तो 300 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट है और ये फिलहाल उसकी है, और उम्मीद है कि वो जल्दी पूरा होगा। और वो 25 किलोमीटर दूर है वहां से, जहां पे वो थी उससे धनीपुर जगह है, वहां वो उसको मस्जिद बनाने की बात है। जी मैं आ रहा हूं, हर चीज पे नहीं बोला करते भाई आमिर, नहीं कोई क्या उसमें मस्जिद के लिए जमीन दी थी। देखिए मस्जिद, आप उसके ट्रस्ट के मालिक हैं? मुसलमान तो है ना। नहीं, मुसलमान क्या होता है? बैठिए मैं चुपचाप, हर चीज में बोलना है, हर चीज में बोलना है। अरे बैठिए ना, हुजूर आले एक्सपर्ट नहीं है, मुझे आधा घंटे लगे सर्च करने में, आपको सब मालूम है। बैठिए जी, जहाँ बोलिए आप बोलिए। अजब तमाशा है। जी बोलिए राहुल। देखिए मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान और कार्यक्रम में आने से पहले जेपी नड्डा जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा। असर देखिए विपक्षी गठबंधन जो पटना में हुई थी और बंगलोर में बैठक हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की पुरानी बैठक कब हुई थी किसी को याद नहीं आ रहा है। बीजेपी के नेताओं को भी अगर पूछ दिया जाए कि उनका इस तरह से बैठक कब हुई थी जो कल हो रही है, वो उन्हें याद नहीं है और उन्हें अपनी संख्या को लगातार बढ़ानी पड़ रही है। यानी अब उन्होंने कहा कि उनके समूह में 38 लोग शामिल है। तो आपको एक एक करके देखिए, इन्होंने पहले तो अपने सहयोगियों को नजरअंदाज कर दिया, भारी भरकम वोट मिला, प्रचंड बहुमत के साथ आए। आज इनके साथ ना तो पुराने नीतीश कुमार हैं, ना तो इनके साथ अकाली दल है, ना तो इनके साथ उद्धव ठाकरे हैं। फिर भी कहीं कहीं से ईट रोड़ा, कहीं कहीं से कुछ जोड़ते चले जा रहे हैं और 38 की संख्या पे पहुंचे हैं। जी आप चुपचाप रहेंगे, अदरवाइज आपको प्रोग्राम से बाहर जाना पड़ेगा। बैठिए जी। प्रतीक जी, इन्होंने कुछ मुद्दों की बात की, मैं भी बहुत संक्षिप्त में एक बात बताता हूं। देखिए देश में आज विपक्ष क्या नैरेटिव चलाना चाह रहा है कि सारी पार्टियां जो विपक्ष की है एंटी बीजेपी, वो इकट्ठी हो जाएंगी और सिंगल उम्मीदवार देंगी और मोदी जी को हरा देंगी। इनको याद करा दूं, 2019 में 436 सीटों पर अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, 330 सीटों पर हम जीते, उनमें से 224 सीटों पर 50% से अधिक मत जनता ने हमको दिए, जिनमें बहुमत का आंकड़ा केवल 48 का दूर रहता है उससे। और ये 2024 है। मोदी जी 5 वर्षों के 2 कार्यकाल में जो योजनाओं की डिलीवरी घर घर तक पहुंचाई है, जो विश्वास पैदा किया है, उसके साथ चुनाव में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक सवाल पूछा है कि अगर सब बढ़िया है तो फिर 30 लोगों की जरूरत क्यों है? ये अब तो 38 हो गए, अब पता करो 38 से 40 ना हो गए इतनी जल्दी।
क्योंकि जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया था मुझे 30 ही मालूम था। जी अब एक मिनट एक लाइन कह दूं, प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपने दम पर सत्ता में आई, उसके बाद भी हमने जोड़ना नहीं छोड़ा, हमने लगातार लोगों को जोड़ा, 21 करोड़ सदस्यों की सबसे बड़ी पार्टी बनाई। राइट, आई एग्री। कांग्रेस हम तो पहले से ही कहते संघे शक्ति कलो ईगो, एक शक्ति अनेकता में एकता में है, और मोदी जी सीख रहे हैं कि एकता में अनेकता में शक्ति है। जी आया जी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी आ गई ब्रेक के बाद। हाँ जी, अच्छा रुक जा, सीतामढ़ी पूछ ले, नहीं तो यहीं पे मतलब आइए सर, क्या मतलब है? हाँ बोलो, क्या नाम? सर मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सीतामढ़ी। क्या नाम बेटा? एमडी तमन्ने। एमडी तमन्ने। धीरे बोल लो थोड़ा, नाम क्या है? एमडी तमन्ने। एमडी तमन्ने, वाह, जब नाम ही एमडी है तो क्या कहना। पूरा नाम क्या है? मोहम्मद तमन्ने। मोहम्मद तमन्ने, तो एमडी तमन्ने। अच्छा बोलो भैया, बेटा बोलो। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा। अयोध्या में राम मंदिर बना, फिर सीतामढ़ी में सीता मंदिर क्यों नहीं? हाँ नहीं सर, ठीक है सर। अभी मैं बीजेपी के नेताओं को देखता हूँ, अक्सर हिंदू मुस्लिम करके वोट जीता जाता है। मैं उसके लिए 2-4 शेर कहना चाहता हूँ। शेर कहना चाहते हो? एमडी तमन्ने, वाह गुरु, क्या बात है, शेर कहना। अंदर आ जाओ बेटा, शायरों की बड़ी इज्जत होनी चाहिए। एमडी तमन्ने, उम्र क्या है तुम्हारी? सर 18 साल। अरे बाप रे बाप, 38 में तो तुम आगे लगा दोगे। पूरा मुशायरा, मुकम्मल मुशायरा करोगे। बोलो भाई तमन्ने साहब। सर मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। क्यों आपस में लड़ाते हो, क्यों हिंदू मुस्लिम बनाते हो? क्यों? थोड़ा सांस लेके बोला जाता है, शेर पता चला अच्छा लिखा पर कह ना पाए। हाँ बोलो। क्यों आपस में लड़ाते हो, क्यों हिंदू मुस्लिम बनाते हो? अरे क्यों आपस में लड़ाते हो, क्यों हिंदू मुस्लिम बनाते हो? अरे हम सबकी लहू है शामिल यहाँ की मिट्टी में, क्यों भारत से भगाने की बातें करते हो? अरे शायर तो यहाँ भी मौजूद है। हुजूर आली, कैसे हैं आप? खैरियत? आज आए हैं बहुत दिनों बाद। जी आ जाइए, अंदर आइए, आपको कौन रोक सकता है? आपको तो मैंने वहां पे डाला, आप यहाँ ना खड़े मत हुआ करिए। अच्छा यहीं तक जी जी। कहता हूँ कि कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे? दुबे जी सुनिएगा, गौर फरमाइए। कहाँ जाना पड़ रहा है मुझको उसके खातिर। सर कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। हाँ। कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। हाँ। यहाँ आना और वहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। आगे मिसरे के बाद। यहाँ आना और वहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। जमी को आसमां, आसमां को जमी, सूरज को चांद, चांद को सूरज, तारे को जुगनू, जुगनू को तारे। क्या क्या कहना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। क्या बात है, ये शेर तो गजब है भाई आपका। एक बार यही वाला शेर फिर तो करिए, दोबारा दोहराइए। कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। हाँ। कहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। हाँ। यहाँ आना और वहाँ जाना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। हाँ। जमी को आसमां, आसमां को जमी, सूरज को चांद, चांद को सूरज, तारे को जुगनू, जुगनू को तारे। क्या क्या कहना पड़ रहा है मुझे उसकी खातिर। हाँ जी, आज के घटनाक्रम पे बिल्कुल सही है। विपक्षी गठबंधन को देख के भारतीय जनता पार्टी, मुझे मालूम था बड़ी देर से राजनीतिक। मैं सुन लूंगा बिहार के लिए। बिहार के लिए एक लाइन नहीं काफी है, कई ग्रंथ काफी हैं। जी समाजवादी पार्टी। बीजेपी बहुत अभी बातें बना रही थी। 2 कार्यकाल के इनका घोषणा पत्र देख लो, इनकी योजनाएं उसी तरह हैं जैसे उज्ज्वला योजना में दिया हुआ सिलेंडर आज भी गरीब के यहाँ खाली है, तो इनकी वो भी योजनाएं खाली हैं। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री जी कहते थे एक अकेला सब पर भारी, फिर भैया 30 पार्टियां कहां से जोड़ रहे? छोटी छोटी पार्टियों के आगे गिड़गिड़ा रहे। और कितने भी मांझी लाओ, ये सत्ता की नैया पार होने वाली नहीं है। कितने भी चिराग लाओ, लेकिन सत्ता के अंधेरा जो हो गया है उसमें रोशनी होने वाली नहीं है। और राजभर भी तब तक है जब तक राज है, जब तक ताज है, नहीं तो वो भी नहीं रहेंगे। अभी जो विपक्षी एकता हुई है और वो उसके मारे ये डरे हुए हैं। दूसरा, इनके कर्म भी ऐसे हैं। टमाटर 200 रुपए से ऊपर हो रहा है, महंगाई से टमाटर लाल है और जनता
गुस्से से लाल है और जनता आने वाले चुनाव में इनको लाल भी करेगी और बेहाल भी। प्रतीक जी, भारत की जनता ने तो मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को लगातार मालामाल किया है और इनकी स्थिति क्या रही? ये कह रहे हम, अरे आप तो साइकिल पे बिठाए थे राहुल भैया को, पंचर हो गई। फिर आपने हाथी की सवारी भी करके देख ली, वो भी जनता ने पंचर कर दी। तो जनता ने इस प्रकार के महागठबंधनों का प्रयोग लगातार देखा है, लेकिन जनता वो भी देख रही है कि विकास करे कौन? मोदी। देश का निर्यात बढ़ाए कौन? मोदी। देश में विदेशी मुद्रा निवेश लाए कौन? मोदी। और देश में, भारत दुनिया में देश का मान सम्मान बढ़ाए कौन? मोदी। मुद्रा योजना, किसान सम्मान निधि, आयुष्मान लाए कौन? मोदी। जनधन खाता लाए कौन? मोदी। गरीबों को राशन कौन दे? मोदी। 4 करोड़ घर बनाकर कौन दे? मोदी। घर 2022 तक सभी गरीबों को पक्के मकान बनाने का जो कार्य मोदी जी ने वादा किया था, कितने लोगों को पक्के मकान मिल गए वो देखिए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार, मोदी के एक एक मंत्री, एक एक नेता और एक एक कार्यकर्ता आज अहंकार में जी रहा है और अहंकार की बातें बोलते हैं। जी एक मिनट। देखिए प्रतीक जी, ये बहुत याद कर रहा था। अच्छी बात है कि मोदी मतलब कमिटमेंट कह रहे थे ना, पक्के मकान। तो भैया पक्के मकान भी मिल रहे हैं, आयुष्मान भी मिल रहा है। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, 2014 में जमुना जी साफ करनी थी, नहीं हुई। 19 में साफ करनी थी, कहते हैं 25 में बताएंगे। और दूसरी बात, इन्होंने कहा था ना, शायर बहुत अच्छे हैं, इन्होंने कहा था क्या और क्या। तो भैया कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ, बोफोर्स, अगस्ता वेस्टलैंड, नेशनल हेराल्ड, चारा, पशुधन, बाल घोटाला, ये सारे घोटाले खत्म। मैं बताऊं सर, एक बात हाँ, सब बोल रहे हैं ऐसा है वैसा है। मैं एक आम आदमी की तरफ से बोल रहा हूँ। भाई सुनो, आम आदमी की बात सुन लिया करो जी। लॉकडाउन के बाद जिस तरह मोदी जी ने सपोर्ट किया है गवर्नमेंट ने, हम लोग ढाबा चलाते हैं और अब हम अपना छोटा कारोबार फैक्ट्री कर लिया है। मेरे पिताजी ने आपके लिए सैंपल भेजे हैं और गिफ्ट दिया है। ये प्री मिक्स पाउडर है और अपने बल पे उन्होंने सपोर्ट किया। ढाबा चलाते थे, अभी भी चला रहे हैं ढाबा? अब एक छोटा ढाबा बचा है। एक ढाबा बचा वहाँ चेन्नई में? हाँ जी। और अब आपने अपनी एक छोटा सा काम धंधा भी शुरू कर लिया? हाँ बिल्कुल। लॉकडाउन के बाद? लॉकडाउन के बाद। और ये मसाले बना रहे हैं? हाँ, ये प्री मिक्स पाउडर्स हैं। ये प्री मिक्स पाउडर्स है, क्या नाम है इनका? शाही पनीर इजी पाउडर। शाही पनीर इजी पाउडर, ये तो मुंह में ही पानी आ गया। इसमें डालने के लिए खाली हल्ला मचाओगे, बात नहीं सुनोगे, काम की 2-4 काम की बात हो जाए जी। मैं आपको प्याज टमाटर डालने की भी जरूरत नहीं है। प्याज, अरे 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 ऐसी कौन? सारे लोग बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ। टमाटर की बात हो रही है जल्दी। इसमें टमाटर डालने की जरूरत नहीं है। किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ 250 ग्राम पनीर डालिए, 250 ml पानी डालिए, उबाल दीजिए, शाही पनीर रेडी है। क्या बात है पाजी, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ये सब गवर्नमेंट की मदद से हो रहा है। गवर्नमेंट की मदद से, बहुत अच्छी बाजी। आप कर्मठ आदमी हैं, वैसे भी 1.25 लाख एक खड़ा होता है गोविंद सिंह नाम का। मैं आपको बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मेरे पिताजी आपके बहुत बड़े फैन हैं, ये प्लीज आप। थैंक यू सो मच। वो कहाँ, असम वाली कहाँ चली गई जी? एक मिनट। नो। देखिए बड़ी अच्छी बात बताई उन्होंने। तमिलनाडु में देखिए विकास कार्य किस तरह से गति पे है कि स्टालिन की सरकार की गतिविधियां देख लीजिए। बाकी देश भर के सरकारों में कितना चाहिए और क्या? एक शायरी सुनाऊंगा पहले, एक छोटी लाइन कि हम श्रम नायक हैं, भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम श्रम नायक हैं, भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पे भारी, एक परे, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम कहने के लिए कहते हैं हम बिहारी हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम दिल्ली में, आप लोग बिहार की बात क्यों नहीं करते? बिहार में एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? बिहार में रोजगार की बात क्यों नहीं करते? बिहार में स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? हमारी मजबूरी, हम क्यों दिल्ली आते हैं? हम जेल मतलब ट्रेन भर